जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा 10 अक्टूबर को प्रस्तावित होने जा रही है। अभी इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं आई है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि टीईटी 19 दिसंबर को कराने का प्रस्ताव और परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने प्रस्ताव भेजा गया है। यानी टीईटी 19 दिसंबर को कराने का प्रस्ताव भेजा गया है और एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो परीक्षा हमारी होनी थी वो 10 अक्टूबर को कराने का प्रस्ताव दिया गया है। तो हमने ये आपको जानकारी देना महत्वपूर्ण समझा। जो भी प्रशिक्षु हमारे टीईटी देना चाहते हैं, आने वाली टीईटी 2019 के बाद टीईटी 2020 जो होने वाली है, उसमें जो प्रशिक्षु जो हमारे टीईटी देना चाहते हैं और जिन अभ्यर्थियों ने सुपर टेट एडेड जूनियर हाई स्कूल के लिए फॉर्म भरा था, लगभग 4-5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा भी 10 अक्टूबर को आपकी हो सकती है और 19 दिसंबर को आपका टीटी का कराने का प्रस्ताव सरकार द्वारा भेज दिया गया है। तो आपको किसी भी प्रकार से सुस्त नहीं पड़ना है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयारी करनी है और इन्हीं बिंदुओं की हमने इसमें आपको बताने की कोशिश की है। चलिए, यह जो हम बात कर रहे थे, जहां हमारी बात हो रही थी मनोविज्ञान को लेकर, और अपने पिछले वीडियो में हमने आपको बड़े ही विस्तृत रूप से आपको बताया था कि जो मनोविज्ञान है वो कितना महत्वपूर्ण है सुपर टीटी की दृष्टिकोण से, टेट की दृष्टिकोण से, सी टेट की दृष्टिकोण से। मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो प्रत्येक शिक्षक बनने के लिए प्रत्येक परीक्षा, चाहे वो कोई शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या फिर वो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या कोई भी केंद्र लेवल की केवीएस एनबीएस परीक्षाएं, DSSB वाली परीक्षाएं हो या वो अदर स्टेट लेवल की जैसे कि उत्तर प्रदेश की सुपर टेट की परीक्षा हो, सभी में मनोविज्ञान विषय का एक अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो स्वयं सेपरेट विषय के रूप में तो आता ही है, अन्य विषयों के साथ जो मनोविज्ञान की पेडागोगी का सेक्शन होता है उनसे भी प्रश्नों की बनने की संभावना होती है। तो मनोविज्ञान आपको बहुत अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि मनोविज्ञान अलग से तो आता ही है। जैसा आपने देखा होगा सी टेट में मनोविज्ञान 30 अंक का तो आता ही है, अन्य जो विषय होते हैं उनमें भी मनोविज्ञान की अहम भूमिका होती है, उनसे भी प्रश्न मनोविज्ञान के बनते हैं। जैसे संस्कृत है तो उसमें भी कुछ पेडागोगी के क्वेश्चन होंगे, मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न रखे जाएंगे। इसी प्रकार हिंदी के भी कुछ मनोविज्ञान के प्रश्न रखे जाएंगे कि आपको हिंदी किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक ढंग से पढ़ानी है। प्रत्येक सब्जेक्ट में ऐसा होता है। तो मनोविज्ञान की हमने महत्वपूर्ण आपको इसलिए बताई थी ताकि आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ पाएं, इसकी क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसके प्रति आपकी एक रुचि तो जागृत हो जाए। किसी भी विषय को पढ़ने के लिए आपकी रुचि जागृत होना बहुत जरूरी है। तो इसी पहलू में हमने आपको सिलेबस भी बताया था। बेसिक रूप से, मुख्य रूप से देखा जाए तो हम बात कर रहे थे सुपर टीईटी की, और सुपर टीईटी का सिलेबस हमने आपको बताया था कि 3 सेक्शन में बांटा गया है। 30 अंक मनोविज्ञान से टोटल आने हैं, लेकिन ये जो 30 अंक आने हैं वो 3 सेक्शन में 10-10 और 10 में आने हैं। यानी 10 अंक का आपका बाल मनोविज्ञान, 10 अंक का आपका आएगा बाल मनोविज्ञान, इस चीज को आप समझिए, और 10 ही अंक का आपका आएगा शिक्षण कौशल, और 10 ही अंक का आएगा आपका जीवन कौशल। हालांकि हम जीवन कौशल को प्रबंधन एवं अभिवृद्धि कहते हैं, और इस चीज को हमने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया हुआ है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट आपने मनोविज्ञान का ना देखा हो तो हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट जरूर देखिएगा, उसमें हमने मनोविज्ञान को आपको बताया हुआ है। इसमें हमने आपको बता दिया था कि व्यावसायिक आचरण नीति क्या होती है, व्यावसायिक नैतिकता किसे कहते हैं, प्रेरणा के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। हम आपको ये भी बता चुके थे कि शिक्षक की भूमिका एक समाज के लिए, एक बालक के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से शिक्षक एक सुविधा प्रदा का कार्य करता है, अनुसरण करता और नेतृत्व करता, मार्गदर्शक और परामर्शदाता। शिक्षक किस प्रकार से इन चीज़ों के बारे में बात करता है। हालांकि ये सिलेबस मात्र है, हम अभी यहाँ सिद्ध नहीं कर रहे हैं कि किस प्रकार शिक्षक सुविधा प्रदाता है, किस प्रकार शिक्षक नेतृत्व करता है, किस प्रकार शिक्षक परामर्शदाता है। इन सभी पहलुओं पर विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। तो ये तो सिलेबस मात्र है। मानवीय मूल्यों की हम चर्चा कर रहे थे और संवैधानिक मूल्यों की चर्चा कर रहे थे। मानवीय मूल्य में हमने आपको बताया था कि मानवीय मूल्य क्या होते हैं। वास्तव में मानवीय मूल्य की बात किया जाए तो आपके अंदर के विचारों को, आपके अंदर के आचरण को ही मानवीय मूल्य कहा जाता है। आपको एक सभ्य नागरिक होना चाहिए, जैसे हमेशा आपके अंदर दया की भावना, ईमानदारी की भावना, मानवता की भावना, नैतिकता की भावना, अपने कर्तव्यों को करने की भावना, ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। कितना भी पढ़ा लिखा इंसान क्यों ना हो, अगर उसके अंदर नैतिकता नहीं है, उसके अंदर मानवीय मूल्य नहीं है, तो वह व्यक्ति
सभ्य नागरिक नहीं बन सकता। तो संवैधानिक मूल्य वो होते हैं जो हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं, जैसे कि स्वतंत्रता। किस प्रकार की स्वतंत्रता? हमें बोलने की स्वतंत्रता, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता। और बात किया जाए अगर समानता, किस प्रकार की समानता? हमें जाति पाति की समानता, जाति से दूर हटकर हमारी सोच होनी चाहिए। इसी प्रकार से अन्य प्रकार की जो नौकरी पाने की समानता, कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम भारत के लोग, जो प्रस्तावना में लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए, इन सब में स्वतंत्रता समता। तो इस प्रकार जो बात की गई है, तो हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा, तो वो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं। और मानवीय मूल्य क्या है? नैतिकता, करुणा, दया, ईमानदारी, ये सब क्या है? भाईचारा, ये सब क्या है? नैतिकता है। अब मैं आपको एक दो उदाहरण दे देता हूं। जैसे आपके पड़ोसी दो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो आपका कर्तव्य है ना कि उनको लड़ाई को रोकें आप। हालांकि आप में कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे क्यों रोकें। तो ये विचार नहीं, अगर वो एक दूसरे का सिर फोड़ने पर उतारू हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी कि उन्हें रोकें। भले ही वो फिर ना माने, वो बात अलग है, लेकिन आपका नैतिक काम, आपका कर्तव्य बनता है उस समय उनको रोकना। क्या वो एक दूसरे का सिर फोड़ देंगे, तो आपका काम होता है कि उन्हें रोकना। ऐसे ही मैं अगर आपको दूसरी तरह से समझाऊं, आप कहीं जा रहे हैं और आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे उनकी मदद करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे कि वीडियो बनाएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मूक दर्शक देखकर वहां से चले जाएंगे, यानी खाली उनको देखकर वहां से चले जाएंगे। तो आपके अंदर ये तीन वैरायटी मैंने बताई, तो अलग अलग क्यों है? क्योंकि जिसके अंदर जैसा मानवीय मूल्य है, वो वैसे ही प्रकार का काम करता है। तो मानवीय मूल्य होना आपके अंदर बहुत जरूरी है, और ये शिक्षक का काम होता है। शिक्षक क्या करता है? बालकों के अंदर बचपन में ही इन मानवीय मूल्यों को उत्पन्न करता है, ताकि आगे चलकर वो मूल्य अगर बचपन में बालक के अंदर शिक्षक ने उत्पन्न कर दिए, तो वो आजीवन उसके लिए हो जाते हैं, और वो उसी प्रकार के मानवीय मूल्यों को ग्रहण करता है। और अगर बचपन में इस प्रकार के मानवीय मूल्य अगर शिक्षक द्वारा उत्पन्न कर दिए गए, तो वो बालक आगे चलकर एक सभ्य समाज का सभ्य नागरिक बन जाता है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। तो मानवीय और संवैधानिक मूल्य पर हमने चर्चा कर ली थी, इसी पर हम पिछली वीडियो में चर्चा कर रहे थे। आपका अगला टॉपिक जीवन कौशल में बनता है दंड एवं पुरस्कार की व्यवस्था। देखिएगा, दंड एवं पुरस्कार की व्यवस्था, यहाँ दो शब्द आए हैं, दंड और पुरस्कार। देखिए, वर्तमान समय में शारीरिक और मानसिक दंड देना बिल्कुल निरर्थक है। कभी भी आपको, भावी शिक्षक हैं आप लोग, शिक्षक बनेंगे, आप लोग जरूर बनेंगे, मेरा विश्वास है कि आप लोग शिक्षक जरूर बनेंगे, क्योंकि आप लोग मेहनत करते हैं। साथ ही साथ आप ये समझिए कि शिक्षक बनने के बाद कभी भी आपको शारीरिक और मानसिक रूप से दंड नहीं देना है। हमेशा ही आपको मनोवैज्ञानिक ढंग से दंड देना है दोस्तों। अब ये मनोवैज्ञानिक तरीका क्या होता है? मनोवैज्ञानिक तरीका का मतलब है कि आपके दंड से बच्चे का शारीरिक या मानसिक शोषण ना हो, बल्कि आपके दंड देने के तरीके में बच्चे का लाभ छिपा हो। जैसे प्राचीन काल में, जो प्राचीन वैदिक कालीन समाज था, उस समय शिक्षा की जो व्यवस्था थी, उसमें दंड देने के लिए बच्चे को उपवास के लिए बोला जाता था। और आप सभी जानते हैं कि उपवास के क्या फायदे हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के जो दंड हैं कि आपको क्या होना चाहिए, आपका दंड भी दिया जाना चाहिए, और दंड इस प्रकार का हो कि बच्चे को उस दंड से फायदा हो, किसी प्रकार का उसका शोषण ना हो। तो शारीरिक और मानसिक दंड नहीं देना है, हमें इस प्रकार का दंड देना है कि बच्चे किसी से घृणा भी ना करें, उनका भला भी हो और उनकी आदतें भी सुधरें। तो दंड देने के तरीकों को हमें समझना होगा। वहीं हम बात करें पुरस्कार की, तो पुरस्कार देना भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक बालक को पुरस्कार दे रहे हैं और उसके पास का जो उसका सहपाठी है, आपके पुरस्कार देने के कारण उस सहपाठी से ईर्ष्या करने लगे। ऐसा ना हो। तो क्या वो तरीके हैं कि पुरस्कार दिया जाए, इन चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपका जीवन कौशल का पोर्शन। और जीवन कौशल में 5 टॉपिक हमने जाने कि व्यवसाय का आचरण नीति, प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, मानवीय मूल्य एवं संवैधानिक मूल्य, दंड एवं पुरस्कार की व्यवस्था। 10 नंबर याद रखिएगा दोस्तों, ये जो पोर्शन हमने आपको बताया है, ये 10 नंबर का आपका कवर करेगा सुपर टीटी में। 150 नंबर का पेपर है, 10 नंबर जीवन कौशल से आपके बनते हैं और बनकर ही रहेंगे दोस्तों। अगला हमारा टॉपिक है शिक्षण कौशल। ध्यान रखिएगा, अगला जो टॉपिक होगा हमारा शिक्षण कौशल और शिक्षक कौशल जो होगा, और जो शिक्षण कौशल दोस्तों,
अगला जो टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा हमारा शिक्षण कौशल। याद रखिएगा शिक्षण कौशल भी सुपर टीटी में 10 अंक का आता है। अब बात आप मेरी गौर से सुनिए, आप सभी ने या तो बीएड किया हुआ है या आपने टीएलएड किया हुआ है। मेरी बात सुनना, आपने आपने अपने शिक्षक प्रशिक्षण यानी डीएलएड या बीटीसी या बोले तो बीएड, आपने ये जो प्रशिक्षण दिया है इसमें आपने साइकोलॉजी पढ़ी है। साइकोलॉजी आपने केवल एक विषय नहीं पढ़ा है, आपने साइकोलॉजी के कई विषय पढ़े हैं। याद कीजिए वो जब आपका डीएलएड वालों का फर्स्ट सेमेस्टर था तो बाल विकास एक पहला एजुकेशन का पार्ट था और दूसरा शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। तो जो शिक्षण अधिगम का सिद्धांत था, याद करिएगा, जो दूसरी बुक थी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वो जो शिक्षण अधिगम का सिद्धांत है इसमें हमें पढ़ना है। और शिक्षण अधिगम के अंतर्गत हमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। शिक्षण अधिगम क्या है, संप्रेषण क्या है, शिक्षण के सूत्र क्या है, शिक्षण कौशल क्या है, अपेक्षित अधिगम स्तर क्या है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है। इन सभी टॉपिक को यानी कुल मिलाकर ये पांचों टॉपिक हमें शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में मिल जाएंगे। तो जो आपकी पढ़ा हुआ है आपने सेमेस्टर में वही हमें यहाँ पढ़ना होता है। तो आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, बल्कि जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उन्हीं को हमें पढ़ना है। बस शर्त है कि आपने अपनी ट्रेनिंग में, आपने अपनी प्रशिक्षण में ठीक से पढ़ा हो। और अगर नहीं पढ़ा है तो अब भी समय है, आप समय रहते चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही साथ अगली बात करें तो जैसे ही हम दूसरे सेमेस्टर में आए थे तो हमारा जो विषय हो गया था साइकोलॉजी का वो बदल गया था, और उसमें था हमारा डीएलएड वालों का वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो क्या था, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ये हमारी बुक थी। और इसके साथ एक बुक और थी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये भी बुक हमारी उसमें थी। अब मैं ये बता दूं कि ये दूसरे सेमेस्टर में डीएलएड वालों की थी। वहीं बीएड वालों के लिए मैं बता दूं आधुनिक भारतीय शिक्षा, आधुनिक भारतीय समाज एवं शिक्षा, इस नाम से ये चैप्टर है वर्तमान भारतीय एवं प्रारंभिक शिक्षा की जगह बीएड में आधुनिक भारतीय समाज एवं शिक्षा, लेकिन दोनों ही एक ही चीज है। अब आधुनिक भारतीय समाज में हम क्या पढ़ते हैं, प्राचीन काल से शिक्षा में किस प्रकार की चीजें थी, यानी वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था जिस प्रकार की चल रही थी प्रारंभिक काल से ही शिक्षा दी जा रही है। तो उस समय शिक्षा की कैसी व्यवस्था थी, उन चीजों को हमें पढ़ना है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक जो भी शिक्षा की व्यवस्था रही, चाहे वो प्राचीन काल में वैदिक काल में हो, चाहे वो बौद्ध काल में हो, चाहे वो मुस्लिम काल में हो, चाहे वो स्वतंत्रता के पहले की शिक्षा व्यवस्था रही हो, चाहे वो स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा व्यवस्था रही हो, और वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, इन सब चीजों के बारे में हमें वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा इस टॉपिक में डिस्कस करना है। वही अगला टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास है इसमें सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का हमें अध्ययन करना है। जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान हुआ, जैसे कि एसओबीटी हुआ, पी मोस्ट हुआ, कस्तूरबा गांधी विद्यालय हुए, स्कूल चलो अभियान हुआ। सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजना हमेशा से शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए चलाई हैं, और उन योजना का जमीनी स्तर पर कितना लाभ हुआ है, क्या कुछ फायदा हुए हैं, क्या कुछ चीजें नहीं हो पाई हैं, किन की कमी रह गई है, क्या वजह रही है उसकी, किसकी सम्मति, कौन सी सम्मतियों के आधार पर वो योजनाएं लाई गई, इन चीज़ों का हमें इसमें अध्ययन करना है। जैसे डीएलएड वाले तीसरे सेमेस्टर में पहुंचे तो उनके 2 सब्जेक्ट एजुकेशन के फेरा लगा जाते हैं, और उनका नाम क्या है दोस्तों, उनका नाम है, हाँ, तो जैसे ही तीसरे सेमेस्टर में पहुंचे तो वहां पर एक बुक आ जाती है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी शैक्षिक मापन और मूल्यांकन आप कैसे करेंगे। देखिए कक्ष में मैंने आपको बताया कि शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, तो कक्ष में जब आप मूल्यांकन करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। तो मापन और मूल्यांकन के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमारे द्वारा किया गया शिक्षण अधिगम कितना प्रभावी हुआ है, कितना उसका असर हुआ है बालकों के ऊपर, कितना बालक ने सीखा है। टीएलएम तक, एलएमएम तक बालक ने सीखा है, एमएलएल तक यानी मिनिमम लर्निंग लेवल तक बालकों ने सीखा है, अपेक्षित अधिगम स्तर तक बालकों ने सीखा है कि नहीं सीखा है। इन चीज़ों के बारे में हमें मूल्यांकन के द्वारा ही और मापन के द्वारा पता चलता है। क्या इनमें अंतर है, हम सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक होगा आपका समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में हम ऐसे बालकों की शिक्षा की बात करते हैं जिन्हें किसी न किसी प्रकार की समस्या है। अब वो चाहे शारीरिक रूप की कोई समस्या हो, जैसे कि अंधे बालक हो सकते हैं, किसी प्रकार के हैंडीकैप्ड बालक हो सकते हैं, दिव्यांग बालक जिन्हें बोला जाता है, मूक बधिर बालक हो सकते हैं, मानसिक रूप से थोड़े
जैसे कहते हैं मंद बालक, मंद बुद्धि बालक, इस प्रकार के बालकों की हम चर्चा करेंगे। कैसे इन्हें शिक्षित किया जाए, क्या इनके जो समाज के अच्छे तबके से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, जो पिछड़े इलाकों से बिलोंग कर रहे हैं बालक, उनकी शिक्षा के लिए क्या हम क्या किस प्रकार उन्हें शिक्षित करें, इन चीज़ों के बारे में हम समावेशी शिक्षा में आपसे चर्चा करेंगे दोस्तों। अगला टॉपिक आप देखिए, जैसे ही आप चौथी सेमेस्टर में पहुंचेंगे, दो टॉपिक आपके आते हैं, आरंभिक पठन कौशल और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन की जब हम बात करते हैं तो स्कूल का मैनेजमेंट आप कैसे चलेंगे। आप पहले तो सहायक अध्यापक बनेंगे, इसके बाद भगवान करे कि आप हेड मास्टर कुछ समय बाद बन जाएं और बन भी जाएंगे, तो आपको स्कूल का मैनेजमेंट चलाना है। आपको टीचरों की व्यवस्था देखनी है, टीचर किस प्रकार कर रहे हैं उनका काम बांटना है, आपको पूरे स्कूल की व्यवस्था करनी है, आपने बच्चों की व्यवस्था करनी है, किस प्रकार से आप मैनेज करेंगे, मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे। अच्छा, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ता है, उसे अपनी पूरी हर चीज मैनेज से ही चलती है। तो आपको एक शिक्षण शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप स्कूल को मैनेज करना सीख सकें। स्कूल का मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, स्कूल का प्रशासन आपको आना चाहिए, यानी जिसे हम कहते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आपको मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही आपको आने चाहिए। आरंभिक पठन कौशल की जब हम बात करते हैं तो आरंभ में पठन कौशल, पढ़ने की कौशल स्किल किस तरह डेवलप किए जाएं, इनके बारे में छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, इसकी हम चर्चा कर लेंगे। ये आपके 10 नंबर कवर हो जाते हैं शिक्षण कौशल की। तो ये दोस्तों 10 अंक का आपने शिक्षण कौशल कवर कर दिया। वहीं तीसरा जो सब्जेक्ट है आपका वो बाल मनोविज्ञान है। सुपर टीटी में बाल मनोविज्ञान में 6 सब्जेक्ट हैं। इंडिविजुअल डिफरेंट, पहला जो टॉपिक है व्यक्तिगत भिन्नता। जैसा आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक 2 बालक हों चाहे कई बालक हों, उनका जो है इंडिविजुअल डिफरेंस यानी उनमें अंतर होता है। हर बालक एक बार समझाने से नहीं समझता, कोई बालक 2 बार समझाने से, कोई 5 बार समझाने से, कोई किसी विधि से समझता है तो कोई किसी विधि से समझता है। तो शिक्षक को चाहिए कि बालकों के हिसाब से पढ़ाए, ये नहीं कि एक ही विधि से सबको पढ़ाए, जिसको जैसे समझ में आए उसको उस तरह से समझाया जाए। यानी हर जगह पे हम एक ही विधि एक ही तरीका नहीं अपना सकते। जिस जगह जिस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना है, जिस शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग करना है, उन्हीं का आप प्रयोग कीजिए। बालकों के हिसाब से आपको ये चीजें करनी होंगी, ना कि एक ही प्रकार की चीजें, क्योंकि अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। ये चीजें हमें जाननी है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, हालांकि विकास को तो कई कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें वंशानुक्रम और वातावरण की बात करनी है कि विकास को, बालक के विकास को वंशानुक्रम और वातावरण, यानी वंशानुक्रम समझ रहे हैं दोस्तों आप, और वातावरण भी आप समझ रहे हैं, इन दोनों की हमें चर्चा करनी है। अधिगम के सिद्धांत आपसे छुपे नहीं है। पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, अब्राहम मैस्लो, गेने, सभी आपने पढ़ा हुआ है यूपी टेट सीटेट में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग 5-6 अंक इसी टॉपिक से आपसे बन जाएंगे। 10 अंक जो यहाँ बाल मनोविज्ञान से आने हैं, अधिगम के सिद्धांत से सर्वाधिक प्रश्न दोस्तों बनते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आरंभिक पठन के लिए वातावरण का सृजन, यानी पढ़ने लिखने के लिए वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना है। और पढ़ने के लिए रुचि उत्पन्न करना, अच्छा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि जब एक शिक्षक पढ़ाता है तो उसकी क्लास में कभी कभी बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और सर से कहते हैं और पढ़ाइए, बल्कि कभी कभी क्या होता है, शिक्षक पढ़ाता है और बच्चे पढ़ने की कोशिश नहीं करते, ऊब जाते हैं, उनका मन नहीं लगता है। क्यों होता है ऐसा? जो शिक्षक अपने क्लास में मनोरंजनपूर्ण ढंग से, रुचिपूर्ण ढंग से, उत्साहपूर्ण ढंग से और बच्चों को सह साथ लेकर पढ़ाएगा, यानी आप बच्चों को इंटरेस्टेड करके पढ़ाएगा, रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ाएगा, तो बच्चे उसकी कक्षा में इंटरेस्टेड रहेंगे और रुचि लेंगे, उनको कक्षा में पढ़ने में अच्छा लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप मनोरंजनपूर्ण ढंग से नहीं पढ़ाएंगे तो आपकी कक्षा में एक उबाऊपन जन्म लेगा, यानी आपकी कक्षा में जो बच्चे होंगे वो रुचि नहीं लेंगे और बच्चे ऊब जाएंगे, तो उनका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो पढ़ने के लिए रुचि आपको कैसे कक्षा में तैयार करनी है, ये चीज़ हम आपको बताएंगे। वहीं दूसरी ओर आपको पढ़ना है दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था, यानी दिव्यांग छात्रों के लिए आप किस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपकी स्कूल में मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग हुई है, जिस स्कूल में से 5 दिव्यांग बालक हैं, आप 5 बच्चों को क्या नहीं पढ़ाएंगे? आपको पढ़ाना तो पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ाएंगे, वो आना छोड़ देंगे, तो आप 5 बच्चों का भविष्य तो बर्बाद नहीं कर सकते। तो आपको दिव्यांग जनों की, छात्रों की विशेष व्यवस्था यानी उनकी शिक्षा की व्यवस्था को जानना जरूरी है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।